चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। और अभी जो डिस्कशन किए इसलिए इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से आपको। ग्राउंड सरफेस है ये, ग्राउंड सरफेस, यहां पर एक स्प्रिंग है, ये उसका फ्लैट सरफेस हो गया स्प्रिंग का। और इस पोजीशन को हम बी पोजीशन कह रहे हैं, और एक ब्लॉक है जिसका मास ए है, सॉरी मास एम है, और ये पोजीशन को हम ए पोजीशन कह रहे हैं। यहां से ये दूरी जो है दैट हाइट इज एच, एच हाइट ले रहे हैं, ब्लॉक मास एम का, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो ये ब्लॉक को जब यहां से रिलीज किया जाएगा, रिलीज जब इस ब्लॉक को यहां से रिलीज किया जाएगा तो ब्लॉक जो है बी पॉइंट पे जाकर हिट करेगा, हिट करेगा ना, और हिट करने के साथ साथ वो स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। ठीक है, स्प्रिंग का अभी जो टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये जब ब्लॉक इस पोजीशन पे आएगा तो इस पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, ये एक पोजीशन है जहां पर ये दूरी को हम एक्स नॉट मान रहे हैं। ठीक है, और ये एक फाइनल पोजीशन है जहां इस दूरी को हम x1 मान रहे हैं। ठीक है, और ये वो फाइनल पोजीशन है। ये तो सी पोजीशन हो गया, ये डी पोजीशन। डी पोजीशन की खासियत क्या है? डी पोजीशन का खासियत क्या है? डी पोजीशन की खासियत यहां ये है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग। किस पोजीशन पर? एट पोजीशन डी। ठीक है, तो कितने पोजीशन हो गए? ए, बी, सी, डी। ठीक है, 4 पोजीशन हो गए। तो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है वो कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी, बी एंड। ठीक है, बी एंड। तो ब्लॉक जो ड्रॉप हुआ, रिलीज किया गया, तो उसका बी पॉइंट पर क्या स्पीड होगा, सी पॉइंट पे क्या स्पीड होगा। पूरी दुनिया जानती है कि डी पॉइंट पे स्पीड क्या होगा। यदि आप वहां बाहर निकलकर ऑटो वाले से पूछ लीजिएगा, यह डायग्राम दिखाकर, वो बता देगा डी पॉइंट पर स्पीड क्या होगा। अब आपको यह सोचना है कि आप कैसे बता पाएंगे। डी पॉइंट पर स्पीड क्या होगा ब्लॉक का? 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन है। उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर की धकेल रहा होगा। ठीक है, तो डी पॉइंट पे तो स्पीड 0 होगा, लेकिन सी पॉइंट पे तो 0 नहीं होगा, और बी पॉइंट पे ब्लॉक का स्पीड 0 नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी और सी पॉइंट पर स्पीड निकालने के लिए। तो हम लोग जो कि चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये बात पर फोकस करना है कि यदि हमारे एक टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि स्प्रिंग है, ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया। तो ग्राउंड, स्प्रिंग और ब्लॉक को कंबाइंड हम सिस्टम मान सकते हैं, कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं ना। स्प्रिंग को, ब्लॉक को, ग्राउंड को कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, तो ये तीनों तरह के जो भी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को लगाएगा,
वो सारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा, सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम सीधे 6 नंबर इक्वेशन लगा सकते हैं। 6 नंबर इक्वेशन क्या कहता है? When there is no external force acting on the system, then total mechanical energy of the system at any instant of time or any instant of or any position will be conserved. Total mechanical energy conserve रहेगा। ठीक है, तो आप अब हम यहाँ पर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा समझने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अप्रोच में थोड़ा ध्यान रखना होगा हमको। ठीक है, आ जाइए, यहां से हम लोग चलते हैं। इसको थोड़ा हम साइड में कहीं लिख लेते हैं ताकि आपको लिखने में, डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन में लिख लेते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक किस पोजीशन पे, एट बी एंड सी। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करिए। आप भी अपने कॉपी में इसी तरह बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ब्लॉक को हम पार्टिकल मानेंगे, इसलिए इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये उसका सेंटर पॉइंट है तो ये अलग गैप कुछ होगा। ये गैप कंसीडर तब होगा जब ब्लॉक को हम सिस्टम मानेंगे, मतलब एक फाइनाइट सिस्टम मानेंगे। अभी हम क्या मान रहे हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल मान रहे हैं तो वो उसका सेंटर पॉइंट बी पे लाई करेगा और उस ब्लॉक का सेंटर पॉइंट सी पे लाई करेगा जब सी पे आएगा तो। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे रोटेशन में आएंगे तो हम उसको एक सिस्टम मानेंगे, ब्लॉक मानेंगे, उसको हम पार्टिकल नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम ले लें और फिर ये पॉइंट को ले लें। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, अब समझते हैं, यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट इज यू, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू जीपीई, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ब्लॉक के पास, mg इंटू h प्लस एक्स नॉट प्लस x1 प्लस कितना होगा ये, इस क्या बोल रहे हैं, x मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आपको सुविधा होगी। इसको आप y मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो आप लिख सकते हैं ना, x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, एक्स नॉट प्लस x1 प्लस y हो गया ना। ठीक है, उसको अलग अलग इसलिए मानने के लिए कह रहे हैं कि आगे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा आपको। आप डायरेक्ट h प्लस x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। अब उस पॉइंट पर USP मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट पे तो 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे 0। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या मिलेगा, 0, रिलीज किया गया है। हम तीनों क्यों निकाले, क्योंकि हमारे पास यहां पर स्प्रिंग भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के हो सकते हैं, एक ग्रेविटेशनल, एक इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी उसका होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा ना, ये किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर। समझ पाए इस बात को। अब हम आ रहे हैं बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट के पर सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। यू जी पीई इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी कितना होगा, एक्स होगा, या फिर एक्स नॉट प्लस x1 प्लस वाई होगा, और यू एस पी कितना होगा, 0 इसलिए क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर इंटरैक्ट हुआ है, मतलब वहां कांटेक्ट में आया है ब्लॉक किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, लेकिन स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू नहीं किया है। यदि स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं किया तो कंप्रेशन स्प्रिंग में हुआ ही नहीं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में x 0 हो गया, हुआ कि नहीं। तो वहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास होगा वो उस ब्लॉक के हाइट के कारण होगा, और उसको हम लोग ले चुके हैं क्या, mg एक्स नॉट प्लस x1 प्लस y ले चुके हैं उसको, तो ये आ गया। अब यहां पर एफएसपी यहां 0, और यहां काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ m v एट b। यही तो निकालना है हमको, निकालना है ना, निकालना है।
अब इसको हम टोटल को, इसको हम E एट ए कह सकते हैं, कह सकते हैं, और E एट बी कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो E एट ए दैट विल बी इक्वल टू E एट बी। तो यहां पर क्या होगा, U GPE प्लस USP प्लस K एट ए बराबर, यहां क्या होगा, U GPE प्लस USP प्लस K एट बी। लिख सकते हैं, ये कितना है, mgh प्लस mg x नॉट प्लस mg x1 प्लस 0 और प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, mg और क्या आ जाएगा, यहां पर mg x नॉट प्लस mg x1 प्लस, यहां y छूट रहा है ना, तो लिख लेते हैं यहां mg y1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, y1 करें y, और यहां पर आ जाएगा x नॉट m और यहां mg y प्लस, अब यहां क्या आएगा, हाफ mvb स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, x1 से ये x1 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो आ जाएगा mgh दैट इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, m कैंसिल आउट होगा, 2gh रूट अंडर इज इक्वल टू vb, vb इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। ऐसे भी फ्री फॉल कंडीशन में आपको पता है कि किसी भी हाइट पर यदि आपको वेलोसिटी या स्पीड पता करना है तो आप इसको डायरेक्ट उस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे। यहां पर चूंकि अभी ये इंटरेक्शन हुआ नहीं है, मतलब अभी स्प्रिंग कंप्रेस हुआ नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का अभी 0 है, इसके बाद स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते थे, वो आप काइनेमेटिक इक्वेशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहां पर बी पॉइंट और सी पॉइंट पर, ठीक है। तो बी पॉइंट का तो हम निकाल लिए हैं, सी पॉइंट के लिए क्या होगा, UGPE बताइए, mg, अब ये h चला गया, x नॉट चला गया, तो बचा कितना, x1 प्लस y प्लस USP हाफ k x नॉट स्क्वायर होगा, इतना ही कंप्रेस हुआ है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी k एट c बराबर हाफ m vc स्क्वायर होगा। तो अब ये वाले टर्म को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए यहां पर x नॉट y वाला यहां से चला जाएगा, यहां mg x नॉट बचेगा सिर्फ इसमें, उसके बाद ये 0 है तो ये सीधे सीधे हाफ के x नॉट स्क्वायर होगा, यहां पर vb का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वहां से vc निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर EB इज इक्वल टू EC, तो यहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं mg x नॉट और प्लस यहां तो 0 हो गया ये, और प्लस ये हो गया हाफ m 2gh लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो गया, यहां पर हाफ k x नॉट स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा, हाफ m vc स्क्वायर। तो यहां से हमारा ये टर्म कैंसिल हुआ, तो ये आ गया mg x नॉट प्लस ये आ गया mgh, और इक्वल टू यहां से 1/2 कॉमन लेंगे तो k x नॉट स्क्वायर प्लस m vc स्क्वायर, तो यहां 2 आ गया, यहां 2 mg इंटू एक्स नॉट प्लस एच और इक्वल टू k एक्स नॉट स्क्वायर, या इसको ऐसे कर लीजिए माइनस k एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m vc स्क्वायर, और m vc स्क्वायर क्या होगा, या vc स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2mg एक्स नॉट प्लस एच माइनस k एक्स नॉट स्क्वायर बाई m पावर 1/2
VC ऐसा लिख सकते हैं। तो VC भी निकल गया और VB भी निकल गया। समझ पाए? ये एक निकालना था आपको। क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। एक तो हम खड़े हैं, ऊपर से गर्मी भी लग रहा है। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट बता दी। तो क्वेश्चन बहुत है करने को, समय मेरे पास कम है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि जैसे मान लीजिए कुछ कोट्स लिखा हुआ है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे एक बहुत बड़े अच्छे राइटर है, उनका लिखा हुआ है कोट, स्टार्टिंग में ही फ्रंट पेज पे ही उन्होंने अपने बुक में लिखा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यदि ये लाइन आपको समझ में आया तो बहुत मजा आएगा, और नहीं समझ में आया तो ऐसा क्या लिख दिया इसमें जो इतना बेस्ट सेलर हो गया गधा, ये कोई मतलब है इसका? आपको ये लगेगा। तो उसी तरह यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको लगेगा इसमें क्या खासियत है जो मास्टर इतना उसके लिए कहानी बनाया, आपको यही लगेगा। और आपको पूरा लगेगा कि हाँ, जैसे पिछला क्वेश्चन मास्टर ने रट के आया था, वो भी रट के ही आया होगा मास्टर। ठीक है, आइए देखिए। मुझे गर्मी लग रही है, कोई एक आदमी जाइए और AC ऑन कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहां पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक अरेंजमेंट है इस तरह का, स्लाइडिंग वाला अरेंजमेंट है, स्मूथ सरफेस है, मेटल बॉल है। तो यहां से मास उसका कितना है? M। इसका मास M है। तो ये बॉल को जब यहां से रिलीज करेंगे तो ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस जगह पर स्प्रिंग को इंपैक्ट देगा, स्प्रिंग को फोर्स लगाएगा। चूंकि मेटल और बॉल है, हेवी है, तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, यहां पर आकर यहां स्ट्राइक करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करते 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 एक ऐसा पोजीशन आएगा
जहां पर कि स्प्रिंग पूरी तरह से मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा और वहां पर बॉल रेस्ट पे आएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मतलब एक्स पूछ रहा है, सपोज मान लेते हैं ये एक पोजीशन है, तो यहां से ये दूरी एक्स होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मान लेते हैं। तो आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, यानी स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा वो पूछ रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पोजीशन को उसको हमने क्या माना, ए पोजीशन, इस पोजीशन को हम बी मान लेंगे और इस पोजीशन को सी। तो बी पोजीशन की खासियत क्या है? बी पोजीशन की खासियत यह है कि वो पोजीशन है जहां स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, अपने नेचुरल मतलब कंडीशन में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और बॉल आकर के स्ट्राइक करेगा और उसको यहां तक कंप्रेस करेगा, उसके बाद फिर स्प्रिंग उसको रिटर्न बैक करेगा। लेकिन हमको वो नहीं देखना, हमको ये देखना है कि जब बॉल बी से सी पोजीशन पे आ जाएगा तो उस समय स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होगा, मतलब एक्स कितना होगा, वो निकालना है। तो हमारे लिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरे पूरे एलिमेंट को एच हाइट लेंगे और ये ग्राउंड सरफेस मानेंगे इसको। तो ये ग्राउंड सरफेस मान सकते हैं आप। ग्राउंड सरफेस मानने का मतलब क्या है? ग्राउंड सरफेस हम लेने का मेरा मीनिंग क्या है? ग्राउंड सरफेस लेने का मीनिंग है कि यहां के ऊपर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, उसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा, उस लेवल पे जीरो रहेगा, ठीक है। ये हम लोग रेफरेंस लेवल में लेंगे और वो इंडिकेट भी करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल यानी कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर निकाल लेते हैं और मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी और ए निकालने से पहले हमको यह देखना है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। सिस्टम किसको मान रहे हैं? ये पूरे 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 अरेंजमेंट को हम सिस्टम मान रहे हैं। ये तो रिजिड सपोर्ट है, इसमें कोई है नहीं कुछ। तो बॉल और स्प्रिंग को कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं हम लोग। तो इस केस में यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होगा? एक तो होगा यू जीपीए प्लस यू एसपी, यहां पर जीरो होगा, और यहां पर के एट ए। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एमजीएच हो गया, प्लस ये जीरो होगा उस केस में क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, और प्लस यहां पर ये जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल रिलीज हुआ है, ठीक है। सेम वही केस। अब यहां आया, यदि यहां भी हम पता कर सकते हैं, यहां भी पता कर सकते हैं, जो हम लोग इससे पहले वाला में किए थे उसमें बी पॉइंट था, वो यहां भी बी पॉइंट है, वो यहां भी ले सकते हैं। लेकिन यदि यहां ले तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर यू जीपीए प्लस यू एसपी और प्लस ये के क्या होगा एट पॉइंट सी। तो यहां यू जीपीए क्या होगा? जीरो, क्योंकि एच जीरो हो गया वहां पर, ठीक। उसके बाद प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंप्रेशन हुआ है तो एक्स, ठीक है। और यहां पर केसी क्या होगा? सी पॉइंट पर ब्लॉक का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा ना। तो ई पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और ए पॉइंट के हम इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। एट ए इज इक्वल टू ई एट सी कर सकते हैं ऐसा। तो क्या करेंगे, यहां एम जी एच आएगा बराबर, यहां क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा एम जी एच टू, और यहां डिवाइड में होगा के और इसके पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू एक्स। और यही क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। दिखने में कितना बड़ा लग रहा था? यही खासियत है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। एक से दो स्टेप में आपका सॉल्व होगा। समझ पाए? इसको राइट ऑन कर जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट है। अब जेई में आया है, कब आया है हमको नहीं पता, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था तो हम अपने कुंजिका में उसको रख लिए हैं। हो गया, चलिए। ऐसा वाला आप कहीं आपने यूट्यूब वगैरह में कहीं देखे होंगे, तो नहीं होता है वो स्केटिंग वाला होता है जिसपे एक प्लेट होता है और उसके नीचे व्हील लगा होता है, उस पर लोग चढ़ करके स्लाइड करते हैं। स्केट बोर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्केट बोर्ड। वो एकदम तेजी से चढ़ के वहां जाकर रुक जाएगा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर रिटर्न बैक होगा, ऐसा कुछ। इंडिया में स्केट बोर्ड बहुत कम दिखता है, नहीं के बराबर दिखता है, दिखता है। यहाँ कोई नहीं उस तरह का, यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है जहाँ हो सकता है। हम आए थे शुरुआत में ना, तो हम लॉन टेनिस जो मेरे कॉलेज में था, लॉन टेनिस का कोर्ट खोज रहे थे। यहाँ लॉन टेनिस में मिला ही नहीं हमको। एक मिला जा करके कहाँ, वो पाटलिपुत्रा, एक वो कोई रिलायंस ट्रेंड करके सामने, उसी के सामने था। उसका भी कहानी अलग था, उसका कोड ही खराब था। क्ले कोर्ट के लिए खोज रहे थे। लॉन टेनिस हम खेलते थे, उससे उससे जो मतलब आपका स्टेमिना बढ़ेगा, किसी चीज से नहीं बढ़ सकता इतना। मतलब आप एक राउंड में ही थक जाइएगा यदि आप फिजिकली मतलब स्ट्रांग नहीं है तो। उधर हिट करेगा, उधर जाएंगे, उधर से हिट करेगा, यहाँ जाएंगे। एक एक राउंड मतलब एक बार सिर्फ एक गेम हुआ, एक ही गेम में 3 स्लॉट रहता है, एक ही गेम में आप थक जाएंगे पूरी तरह से। बहुत जबरदस्त उसके लिए एकदम। ठीक है, जैसे इसका क्या नाम तो है, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन है, लेकिन इसका क्या नाम भूल गए उसका, क्या तो नाम है उसका, भूल रहे हैं। न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड से है वो, स्विट्जरलैंड से है वो। नाम बताइए एक दो प्लेयर का, आप लोगों को पता है? नहीं, हाँ, राफेल नडाल। ठीक है, वो क्ले कोर्ट का जबरदस्त प्लेयर है वो। मतलब स्टेमिना गजब का है उसका, रफाल से भी ज्यादा। मतलब ये क्या नाम उसका,
हाँ, रॉजर फेडरर से भी ज्यादा उसका स्टेमिना है, अल्टीमेट स्टेमिना है उसका, बहुत ज्यादा है उसका, इसलिए लंबे लंबे मतलब कि गेम वो खेल लेता है, समझे, बहुत जबरदस्त है वो। उसका कभी गेम देखिए आप लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कीजिए। उसको ठीक कर दो, उस पर्दे को ऐसे करो, बस ठीक। ड्रॉ कीजिए डायग्राम जल्दी से, कुछ बताते हैं इसमें, फिर क्वेश्चन आपसे ही बनाएगा। हो गया। क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, ये सर्कुलर आर्क नजर आना चाहिए, सेमी सर्कुलर शेप नजर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि अंडा उंडा बना देंगे आप लोग, ठीक है। अंडा बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम सर्कल बनेगा, सर्कल बनाने की कोशिश कीजिएगा अंडा बन जाएगा। कौन था जो बंदर ऐसे बनाया था? कौन था? मंकी? कौन बनाया था ऐसे? पिछले संडे को हम अपनी बेटी को लेकर के चिड़ियाघर गए थे, सामने ही है, तो अंदर गए थे तो शेर दिखा रहे थे, तो उसको देख के बोलती है पापा इसको बाहर निकालो ना,
तो हम कहे कि इसको बाहर निकालेंगे तो हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा। चिड़ियाघर में अब बहुत जानवर नहीं है, गोरिल्ला नहीं था, बंदर नहीं था। आ? कौन? व्हाइट टाइगर था, ब्लैक पैंथर नहीं देखे। हाँ ब्लैक पैंथर भी था, देख नहीं पाए, वो बैठा हुआ था। बहुत सारे जानवर। ब्लैक पैंथर को देख के लोग कह रहे हैं अरे क्या है, वही वाला जंगल जंगल। हो गया, ड्रॉ कर ली सब लोग। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सिचुएशन देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए मीन पोजीशन से जो ब्लॉक है अपने मीन पोजीशन से कंप्रेस है, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस कंडीशन में है। यदि ओ पॉइंट पे होता तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता, लेकिन नहीं, उससे वो कंप्रेस फॉर्म में है। तो कितना लेंथ से कंप्रेस्ड है वो एक्स नॉट से। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी यदि हम यहाँ सॉरी स्प्रिंग एनर्जी जो हम देखेंगे, या फिर कह लीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम इस पॉइंट पे देखेंगे, कितना आएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्लॉक को इस पॉइंट से रिलीज किया जाएगा, रिलीज करेगा तो ब्लॉक इस पोजीशन पे आकर रुकेगा तो नहीं, आगे बढ़ जाएगा। सरफेस स्मूथ है तो कोई उसको रोकने वाला है नहीं, वो आगे जाएगा आगे जाएगा, ऐसे टर्न करता हुआ, हो सकता है ऊपर जाकर ऐसे गिर जाए, हो सकता है ये पूरा सर्कुलर आर्क कवर भी करे, हो सकता है नहीं भी कवर करे, वो इसके स्पीड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सर्कुलर एक जो हमने कर्व बनाया है सेमी सर्कुलर पार्ट, वो रेडियस कितना है? आर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ब्लॉक जो स्लाइड करता हुआ यहां आएगा पी पॉइंट पर, पी पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर जब जाकर वो जा रहा होगा तो पी पॉइंट पर उसके पास जो उस पर फोर्स लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये कर्व सरफेस है ना, तो सरफेस इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना उस पोजीशन पे, तो वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स applied by wall, semicircular wall, at point P। ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, समझिए यहां पर, तो यहां पर हम पॉइंट ए और पी दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी या फिर कह लीजिए इलास्टिक या फिर कह लीजिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम दोनों कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। तो यहां पर E एट ए बराबर क्या होगा? U जीपीई लिख सकते हैं, प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं? U SP प्लस K। यदि स्प्रिंग नहीं होगा तो SP की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये तो जीरो होगा, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड सरफेस है ये, तो ये जीरो हो गया। प्लस स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो कितना? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, प्लस यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ब्लॉक का, क्योंकि यहां पर कंप्रेस्ड है। अब यहां से रिलीज होगा, वो तो रिलीज होगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, E एट P, तो यहां पर ब्लॉक का U जीपीई प्लस USP और प्लस यहां पर K एट P। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा? UGPE कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस P पॉइंट पर ब्लॉक का क्या होगा? बोलिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो निकाला जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकाला जाएगा। और याद है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस WC। ठीक है, तो वर्क होगा, तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ P पॉइंट पर? वो तो ग्राउंड से कितना डिस्प्लेस हुआ वो?
ये एच कितना होगा, यही हाइट डिस्प्लेस हुआ ना ग्राउंड से, वो कितना होगा, ये आर होगा, आर होगा ना ये, तो एम जी आर लिखेंगे ना, नहीं होगा क्या? अरे वो पी पॉइंट जो है वो ग्राउंड इसके मिड पॉइंट पर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला आर होगा ना, सर्कुलर रेडियस है तो वही आर होगा उसका, ठीक। तो आर यहां पर आ गया, एम जी आर हो गया प्लस, अब तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, वहां से रिलीज हो चुका है, तो ये 0 प्लस हाफ एम वीपी स्क्वायर, यानी पार्टिकल यानी कि ब्लॉक का पी पॉइंट पे जो स्पीड होगा वही उसका वहां पर हाफ एम पी वीपी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा। अब हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, ई ए बराबर ई पी, तो कितना आ गया, ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी आर प्लस क्या होगा, हाफ एम वी पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इस वाले टर्म को हम इधर, इसको इधर ले सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर, ठीक है, और इक्वल टू हाफ एम वीपी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर दोनों टर्म में हम 2 लिख सकते हैं, तो ये इसको हटा दे, तो वीपी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2/m इंटू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर, और ये आ गया वैल्यू। अब यहां से सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कितना आएगा, वीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो यह आ जाएगा, यहां के एक्स नॉट स्क्वायर बाई एम माइनस 2GR, और यहां से इसको ले तो रूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वीपी आ गया, ठीक। अब इस पॉइंट पर जो इसके सेंटर में लगेगा, इधर लगेगा, दैट इज नॉर्मल, जो वॉल वॉल लगाएगा ब्लॉक पर सेंटर की तरफ, और यही किसके बराबर होगा, एम वीपी स्क्वायर बाई आर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो एम वीपी स्क्वायर बाई आर यही वो नॉर्मल फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स बन रहा है उसका, होगा, और यही हमको निकालना है। तो एन इज इक्वल टू एम वीपी स्क्वायर बाई आर, तो एम बाई आर, वीपी स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, थोड़ा सा और पहले से भी ले सकते हैं, वीपी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पर वीपी स्क्वायर का 2/m इंटू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर, ठीक है। यहां से m कैंसिल हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो के एक्स नॉट स्क्वायर बाई आर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2mg हो जाएगा, होगा, तो ये उसका n का वैल्यू हो गया। समझ पाए कुछ आप? एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उसी के एक्सप्रेशन के टर्म में ही आपका आंसर होगा। जैसे एक्स नॉट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, आर दिया हुआ है क्या, के दिया हुआ है क्या, ब्लॉक का मास दिया हुआ है एम, नहीं दिया तो यहां लिख देते हैं हम, क्वेश्चन में यदि लिखना जरूरी है वो एम लिखा होगा, और जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो इतना चीज क्वेश्चन में लिखा होगा, तो आप जो कुछ भी मानेंगे वो अंत में खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में होगा, उसी के एक्सप्रेशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से नॉर्मल निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल समझ में आया कैसे निकला, याद है वो हम लोग बैंकिंग वाले टर्म में भी देखे थे, और उसमें डेथ ऑफ वेल वाला भी देखे थे, उसमें जब जब बाइक चलता है तो नॉर्मल देता है, वही उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बनता है ताकि वो सर्कुलर पाथ पे घूम पाता है, सेम वही कंडीशन यहां पर भी है, ठीक है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ये क्या था देखे नहीं, लेकिन क्वेश्चन ठीक था। आइए लिख लीजिए इसको जल्दी से।
हटा दे, हो गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके मॉड्यूल में भी मिलेगा आपको, तो 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आज का। तो माहौल बना रहे हो वहां बैठ करके। अब अगला डायलॉग, हम क्या किए इसे। हाँ, अच्छा, तुम क्या कर रही हो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए एक टेबल है, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। चैन, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझिए। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रहता है इस पर। ध्यान समझिएगा, एक चैन है और इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है, ये टोटल यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है। यहां लिख देते हैं, स्टार्टिंग है, मास ऑफ द चेन कितना एम है, कैपिटल एम। लेंथ कितना है, एल है। हम एक जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको और क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो लेंथ टोटल एल है, मास उसका एम है। उसमें से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते ही हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। ये लेंथ मान लीजिए L/3, जो टोटल लेंथ है उसका 1/3 जो है वो टेबल पर नीचे मतलब नीचे ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हैंग कर रहा है, ठीक है। L/3 हैंग कर रहा है टोटल लेंथ का। इसका मतलब 2/3 जो लेंथ होगा वो ऊपर टेबल पर है। तो टेबल पर तो उसको नॉर्मल मिल रहा है, इसका mg मान लीजिए यहां लग रहा है mg, तो नॉर्मल इसको मिल रहा है n, कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना जो लेंथ है, इतना लेंथ को नॉर्मल नहीं मिल रहा है। तो mg इस पे लग रहा है इधर, इतने लेंथ के लिए जो mg होगा वो नीचे लग रहा है, और इसे कनेक्ट है इसलिए उसको ऊपर नॉर्मल खींच रहा है वो। अब आपसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सटर्नल आदमी कोई है यहां पर, जो उस पर फोर्स लगा करके यहां पर F जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण वर्क क्या करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा कि ये जो इतना पोर्शन जो चैन है वो नीचे जो हैंग कर रहा है वो ऊपर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया। यदि वो पूरा चेन जो जो भी हैंग कर रहा है पूरा चेन टेबल पे होगा तो कोई भी मास लटका हुआ नहीं होगा, नहीं होगा, हैंग नहीं कर रहा होगा। तो वो मास यहां पर जो नहीं है तो वो उस पर तो एमजी नहीं लग रहा होगा इधर नीचे की तरफ, जो एमजी यहां लग रहा था वही लग रहा होगा जो कि नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा। लेकिन आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, सो दैट ये टोटल जो जो लेंथ है इतना जो हैंग कर रहा है वो पूरा का पूरा उस पर ऊपर आ जाए। आपको वो वर्क निकालना है, समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू
to pull out the hanging portion of chair। मतलब उसका कितना पोर्शन, जितना ही पोर्शन वो हैंग कर रहा है वो सारा कवर कर ले। ऐसा भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में आ सकता है कि L/3 ना हो, L ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो L/6 हो जाए। ऐसा हो सकता है कि L/2 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोच कैसे लेंगे, बात को ये समझिए पहले कि यदि ऐसा, इसको बात में थोड़ी गंभीरता इसलिए है कि मान लीजिए L/3 लेंथ है, उसको हमको पुल आउट करके ऊपर लाना है। ठीक है, तो जैसे L/2 लेंथ है, थोड़ा सा हमने लेंथ को खींचा, मान लीजिए dx लेंथ को हमने खींचा, तो dx लेंथ को खींचा, तो अब जो हमारे पास लेंथ बचा जिस कारण से वेट लग रहा है, उसी के अगेंस्ट तो वर्क होगा। तो जो वेट लग रहा है वो dx लेंथ जब हमने खींचा तो वेट कम होगा या ज्यादा होगा या वैरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? वैरी करेगा। तो वैरी का जहां कर रहा है वहां दिक्कत है थोड़ी सी, वहां पर आपको इंटीग्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा मान लीजिए आपने L मान लीजिए कि 3 मीटर है, L को मान लीजिए आपने 3 मीटर, इसका मतलब 1 मीटर हैंग कर रहा है, तो उसमें से आपने मान लीजिए 0.2 मीटर ऊपर खींच लिया, वर्क कर लिया 0.2 मीटर, तो 1 मीटर में से माइनस कितना करेंगे? 0.2 मीटर, तो 0.8 मीटर जो है वो अभी भी हैंग कर रहा है। तो पहले 1 मीटर हैंग कर रहा था, उसके कारण वेट लग रहा था, अब 0.8 मीटर हैंग कर रहा है, तो उसके कारण जो वेट होगा ऑब्वियसली पहले वाले से कम लगेगा। तो चूंकि मास के साथ जुड़ा हुआ है वेट, तो जैसे जैसे मास वैरी कर रहा है, चूंकि लेंथ वैरी कर रहा है, तो इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन का रोल होगा, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि मास वैरी कर रहा है, समझ गए? इसलिए ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि L लेंथ का मास कितना है? M। तो 1 मीटर, L मीटर का मास M है, तो 1 मीटर का मास कितना होगा? M/L होगा। इसको हम लोग मानते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ डेंसिटी। ठीक है, समझ पाए? अब हमको कितना है, अब हमको वो निकालना है कि L/3 लेंथ का मीटर का क्या मास होगा। तो M/L इंटू L/3 होगा ना, और इसको हम लैम्डा कह चुके हैं, तो हम यहां L/3 रख करके हम यहां पर Y लेंथ रख लेते हैं। मान लीजिए इस लेंथ को हम Y कह देते हैं, L/3। Y हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि L/3 तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, लेकिन Y वैरी करेगा। तो Y लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? यहां Y लिखेंगे ना, ये जो मास होगा ये M होगा और यही होगा, दिस इज अमाउंट ऑफ मास विच इज हैंगिंग होगा। ये मास जो है स्मॉल m, वो स्मॉल m कैसे बना है? M/L इंटू वाई से, और M/L को क्या बोल रहे हैं? लैम्डा। तो लैम्डा इंटू वाई बराबर m होगा। समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, हमने y क्यों लिया है? y इसलिए लिया है क्योंकि हम L/3 रखेंगे, तो M/L इंटू L/3 तो एक फिक्स मास देगा ना, एक फिक्स मास होगा। वो कितना होगा? वो यदि हम L/3 रख देंगे तो N/3 एक फिक्स मार्क्स होगा, तो M/3 तो एक फिक्स मार्क्स है ही, मतलब मास मान लीजिए 3 kg है, 3 मीटर लेंथ है, मास मान लीजिए कि वो 3 kg है, तो 1 kg लटका हुआ है, हैंग कर रहा है कितना? 1 kg। लेकिन जैसे जैसे वो वर्क करेगा और ये चैन ऊपर शिफ्ट होगा, तो 1 kg मास थोड़ी ना रह जाएगा, मास तो वैरी करेगा। इसीलिए हमने L/3 को नहीं रखा, हमने Y लिया है। Y वैरी कर रहा है, समझ पाए? Y मान लीजिए, X मान लीजिए, या कोई और वेरिएबल मान लीजिए, लेकिन ये तय है कि ये M जो है वो वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि Y वैरी कर रहा है। लैम्डा तो कांस्टेंट है,
लैम्डा थ्रू आउट मोशन, या थ्रू मोशन की तो बात ही नहीं करेंगे, थ्रू आउट वर्क लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, वो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई चेंज होगा और वाई चेंज करना भी है। फाइनली एक ऐसा पोजीशन आएगा जब पूरा का पूरा चैन ऊपर लिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा तो वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वाई जीरो हो जाएगा तो कितना मास बचा ऊपर लिफ्ट करने के लिए, जीरो। यदि वाई जीरो हो गया यानी सारे मास सारे लेंथ ऊपर चले गए, इसका मतलब है कि कोई मास बचा ही नहीं जिसको लिफ्ट करना है, और वो तभी हो सकता है जब यहां वाई मल्टीप्लीकेशन में होगा। समझ गए? यहीं पर मिस्टेक बहुत होता है और बच्चों से भी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहां पर। तो ये हो गया एम, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क हुआ है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, क्योंकि छोटा सा वर्क इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहां पर मास कांस्टेंट है नहीं, छोटा सा वर्क एलिमेंटल वर्क देखते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर आया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर F इंटू डी वाई, और ये दोनों एरो में है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आगे एक स्टेप में लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी वाई कॉस कितना, इतने से लेंथ के लिए आपको देखना है, इतने से लेंथ के लिए देखना है। समझिएगा ध्यान से, फोर्स लग रहा है ऊपर, समझ गए बात के डेप्थ को, समझिएगा कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है उसको ध्यान समझिएगा। यदि बहुत तेजी से हम खींच लेंगे तो वेलोसिटी भी काउंट करना पड़ेगा, हम लोग को वेलोसिटी काउंट करना नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन में भी लिख के देगा कि जेंटली स्लोली, ऐसा वर्ड यूज करेगा कि चैन इज बीइंग लिफ्टेड अप जेंटली स्लोली। उसमें ये कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे खींचेंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्टेंस में ना आ जाए, काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट ना हो जाए, यानी स्पीड सिग्निफिकेंट ना हो जाए। जैसे ही स्पीड सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो m इंटू वी स्क्वायर हाफ के साथ में मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा। और काइनेटिक एनर्जी जब दे देगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं करनी, इसीलिए वो बोलेगा स्लाइटली जेंटली ऐसे करके बोलेगा कि वो लिफ्ट कर रहे हैं। तो अब यदि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, स्पीड नेग्लिजिबल है, तो जितने फोर्स से एक्सटर्नल एजेंट इसको ऊपर खींच रहा है उतना ही फोर्स mg लग रहा है। बस फर्क ये है कि mg और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन mg के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और इसके एक दूसरे रास्ता भी है सोचने का कि dy ले रहे हैं तो dy मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, छोटा सा ही dy होगा लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब इनिशियल लेंथ ज्यादा होगा कि फाइनल लेंथ ज्यादा होगा, इनिशियल लेंथ ज्यादा होगा, तो dy पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, नेगेटिव, ऐसे भी नेगेटिव मिलेगा। बात समझ में आए? जैसे पहले लेंथ था मान लीजिए 1 मीटर, फिर लेंथ बचा 0.8 मीटर, तो ऑब्वियसली फाइनल कम मिला इनिशियल से 1 मीटर और 0.8 मीटर, तो हम dy लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.8 मीटर माइनस 1 मीटर, तो वो 0.2 माइनस में आ गया, इसलिए dy किस में नजर आएगा आपको, नेगेटिव में। और यदि हम उसको नहीं भी देखते हैं तो हमको कॉस बता देगा कि क्या होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वर्क किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए या एक्सटर्नल फोर्स लिखिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर लेंगे वहां। बात समझ पाए इस बात को? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर लेंगे तो नीचे लग रहा है फोर्स, ये होगा F ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो dy हो रहा है उनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, तो यहां cos 180 पुट करेंगे। ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा साइड में, ठीक है। dy ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मतलब वर्क जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो 180 हुआ। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, dw mg इंटू dy -1 लिखेंगे ना।
एम हमको पता है इक्वेशन नंबर 2 से, तो 1 से हम यहां पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर एम कितना है, लैम्डा इंटू वाई, माइनस में आ गया डी वाई। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और जी भी तो छूट गया, जी भी तो लिखना है, और यहां लिखेंगे डी वाई। ऐसा लिख सकते हैं। ये स्मॉल एलिमेंटल वर्क हुआ। फॉर कंप्लीट वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई जी डी वाई इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए यहां पर, जब लेंथ यहां पर L/3 है, ठीक है, तो वर्क क्या है, जब लेंथ यहां पर लिमिटिंग वैल्यू समझ पा रहे हैं सुधांशुराज? मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पा रहे हो। तुम्हारे इस विषय में क्या राय है? आ? सर मैं आपके विचार से सहमत हूं, बोलो ऐसा। देख रहे नेगेटिव बात को भी कितना पॉजिटिव हम लोग डिस्कशन में ला रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हो। हाँ सर, मेरा भी आपके प्रति यही विचार है। उत्कर्ष पांडे समझ गए? अच्छा ठीक है। तो L/3 पे वर्क 0 कैसे हुआ? कब? किस पर? कुछ नहीं, उस पर नहीं, मतलब चैन बताओ, ब्लॉक बताओ, टेबल बताओ, क्या? अच्छा, लेंथ लेंथ टोटल L है, ये L/3 लेंथ पे क्या कहानी है? चैन का लेंथ तो टोटल L है ना, तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन L/3 क्यों ले रहे हैं, ये बात समझना है हमको, ये बताओ। इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं। खुशी, हो सकता है तुम्हारे जीवन में एक खुशी के पल ना हो, बताओ, तुम दोनों बताओ कोई। आ? जितना हैंग कर रहा है, ठीक है, तो यहां L/3 क्यों लिए, जितना हैंग कर रहा है? देखिए सब लोग सुनिए ध्यान से, सुनिए पे ध्यान से। ये लोअर लिमिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि L/3 लेंथ हैंग कर रहा है, उसके लिए वर्क करना है हमको। टोटल 2/3 लेंथ के लिए हैंग, उसके लिए वर्क नहीं करना है, L/3 लेंथ के लिए वर्क करना है। तो जब लेंथ टोटल L/3 तक, तभी तो वर्क करना स्टार्ट होगा, इसलिए वहां पर 0 होगा, वहां से तो वर्क स्टार्ट होगा। और जब लेंथ L/3 जो था वो 0 हो जाएगा, तब टोटल वर्क हो जाएगा। वो 0 होगा तब टोटल वर्क हो चुका होगा, क्योंकि तब तक वर्क करना है जब तक कि पूरा का पूरा लेंथ ऊपर हैंग आउट, मतलब उस पर लिफ्ट आउट ना हो जाए। तो ये वाला रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। और यहां पर आइए, तो टोटल वर्क हो गया W, W हुआ टोटल वर्क, और माइनस इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। तुम क्या कर रहे हो, बार बार ऐसे निकालता जैसे लग रहा है कि ऐसे निकाल रहा है। अब मेरे तरफ देख के मत निकालना कभी, तो हमको वही लगेगा, फिर हम तो ठीक है, बैग के छोड़कर आप पॉकेट में ही रख ले। हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पैरामीटर्स हैं, एक लैम्डा है, दूसरा वाई है, तीसरा जी है, जो आपको 8 नजर आ रहा है। इसको 8 नहीं मानिएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है हमको इसको। ठीक है, लैम्डा वाई जी। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं? लैम्डा है और जी है, वाई तो चेंज होगा ही होगा। और उस देख रहे हैं वाई है और उसका ऑपरेटर भी वो डी वाई है, इसलिए वाई तो वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको आगे हम ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, माइनस लैम्डा जी
इंटीग्रेशन y dy, लिमिटिंग वैल्यू L/3 से 0। आपको y dy या x इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन पता है, तो हम लोग यूज करेंगे w इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू जी, और यहां आ जाएगा y²/2। तो लोअर लिमिट L/3 है, अपर लिमिट 0 है, तो वर्क डन w बराबर माइनस लैम्डा इंटू जी। अब यहां 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब यहां पर y², तो अपर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर माइनस L²/9 लिख सकते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन W बराबर माइनस लैम्डा जी बाई 2, और यहां कितना आ गया, माइनस L²/9। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, लैम्डा जी डिवीजन में L² यहां पर है, यहां 18 होगा। लैम्डा का वैल्यू हमको पता है क्या है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, m/l। तो W इज इक्वल टू m/l इंटू GL²/18। तो यहां से L कैंसिल हो गया, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, mgl डिवीजन में 18। ये वर्क डन होगा। मॉड्यूल लाए हैं सब लोग, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, कितना नंबर हमको पता नहीं, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले छोड़ दीजिए अभी मॉड्यूल को, अभी यहां समझिए कि ये सारा एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया। अब यदि मान लीजिए कहेगा कि वो L/6 लेंथ नीचे है या 2L/3 लेंथ नीचे है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की जगह पर आपको वो वैल्यू डाल देना है, और उसके बाद अपर लिमिट फिर से 0 होगा, वो तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब कितना भी लेंथ नीचे होगा उससे कोई इशू नहीं है, आपको इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करना है। समझ गए, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, बस L की जगह पर जो लोअर लिमिट है वहां L/3 डाल देंगे, L/4 भी डाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा। समझ गए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। डाउट है तो पूछिए। मॉड्यूल के लिए होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, होमवर्क लिखिए जो बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के आप बना सकते हैं बिना किसी कोई दिक्कत के 72 तक, 1 से लेकर के 72 तक आप आराम से बना सकते हैं। इतना तक का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें आप एक बार में तो 72 बनाएंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या, 1 से लेकर 33 तक बनाइए, 1 से लेकर 33 तक बनाइए या 39 तक बनाइए, उसमें वेरिएबल वर्क है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 1 से लेकर 39, 1 to 39 बना करके किसी एक दिन आप बताइए, आप समय दीजिए। होमवर्क 1 to 39 मैंने इसलिए लिख दिया है, कल को आप मुकर जाएं तो रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं हम लोग अब।